नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज से केवल 7 दिन बचे हैं दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट, जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है। कुछ ही रजिस्ट्रेशन बचे हैं और कुछ ही सेशंस अब स्पॉन्सरशिप के लिए बचे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप शीघ्रातिशीघ्र डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स पर क्लिक करके ये कार्य पूर्ण कर लें। आप सभी का स्वागत है हमारे इस महाकुंभ में। कल सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A को वैलिड ठहराया है। अब मैं जब कल देख रहा था तो इसके ऊपर जो कमेंट्रीज लोग कर रहे थे वो बड़ी विचित्र कमेंट्री थी, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने भी ढंग से इसको देखने का प्रयास नहीं किया कि भाई वास्तव में हुआ क्या है। कुछ लोगों ने कहा, बहुत सारे यानी कि जो मैं जानता हूँ प्रेस्टीजियस जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब कि इससे जो है वो रास्ता साफ़ हो गया है इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने, धकड़ने, डिटेक्ट करने और उनको बाहर भेजने का। अरे भाई, सेक्शन 6A को वैलिडेट करने से ये रास्ता कैसे साफ़ हो गया? भाई सेक्शन 6A है क्या? जो चैलेंज था वो क्या था? यानी कि वस्तुतः जो हुआ है उसको अगर मैं एक सेंटेंस में समअप करूँ तो वो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंकी बैलेंसिंग की है। कल मंकी बैलेंसिंग की है। 4-1 से निर्णय दिया। ये निर्णय दिया कि भाई सेक्शन 6A जो इंसर्ट किया गया था 1985 में, 1985 में कब किया गया था? जब वो असम समझौता हुआ था, ऑल इंडिया ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू और राजीव गांधी के बीच में, तब उसके बाद में ये सेक्शन 6A इसमें डाला गया था। क्या था सेक्शन 6A? भाई सेक्शन 6A के पहले क्या था कि भाई ये हो गया था कि ये कह दिया था कि 1971 तक जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं वो बाहर वापस जाने की उनकी ज़रूरत नहीं है और वो भारत में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान में वो समझौता हो गया था। अब सेक्शन 6A जो इंसर्ट किया गया उसमें ये बताया गया कि भाई 1966 तक जो लोग भी आ गए थे असम में, वो डीम्ड सिटीजन मान लिए जाएंगे भारत के, और 1966 से 1971 के बीच में जो आए हैं, और 1971 में जो डेट दी गई वो दी गई 25 मार्च 1971। अब लोग कह रहे हैं, जो रिपोर्टिंग हो रही है, शायद गलती से ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी चला गया है कि 25 मार्च 1971 जो है वो एंड ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है। नहीं भैया, 25 मार्च तो स्टार्ट ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था। 25 मार्च 1971, एंड तो वो 16 दिसंबर को हुआ है। तो ये भी एक चीज़ जो है वो, जो जैसा जानते हैं केयरलेस रिपोर्टिंग होती है, उसमें ये इस तरह की बात आ रही है। तो सेक्शन 6A में ये बताया गया कि भाई 1 अप्रैल 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच में जो भी बांग्लादेश से असम में आए हैं, ख़ास बात यह कि जो लोग असम में आए वो असम में वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। उनको अप्लाई करना पड़ेगा। जो 1966 से पहले आए हैं वो मान लिए जाएंगे, और 1966 से 71 के बीच में जो आए हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा, और 1971 के बाद जो भी आए हैं 25 मार्च 1971 के बाद में, वो सारे इलीगल माने जाएंगे। ये मोटा मोटा सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट में ऐड किया गया। जो पिटिशन थी वो क्या थी? पिटिशन का कहना था कि साहब कि इस तरह का जो कट ऑफ डेट असम के लिए दी गई है अलग से, वो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि पूरे देश में इस तरह की कट ऑफ डेट नहीं है। पूरे देश में जो कट ऑफ डेट है वो 15 अगस्त 1947 की है। तो यदि 15 अगस्त 1947 की और बाद में उसको कट ऑफ डेट को जो कुछ भी बढ़ाया गया, वो जो लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था उसके माध्यम से जो थोड़े बहुत उसमें तब्दीलियां की गई और रिलैक्सेशंस दिए गए, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये विशेष रूप से क्यों असम के लिए अलग से किया गया, ये वायलेटिव है। सेक्शन 14 और 15 और 16 इनका वायलेशन है
आर्टिकल 14, 15, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स में जो आते हैं, इक्वालिटी के जो प्रिंसिपल है वो इक्वालिटी के सिद्धांत का, समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। अब कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने ये कहा कि भाई अच्छा, इसमें ये भी था कि इन दी ऑल्टरनेटिव अगर आप ये नहीं मानते हैं तो फिर आप ऐसा कीजिए कि जो लोग भी इलीगल आए हैं उनको प्रोपोर्शनेटली पूरे भारत में आप बसाइए, ना कि केवल असम में। अच्छा, जो 1985 वाला जो ये सिटीजनशिप एक्ट आया था, उसके बाद फिर एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल करके बनाए गए थे असम में, और एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था, IMDT एक्ट कहते हैं उसको। और उस IMDT एक्ट के अंतर्गत विशेषता ये थी कि IMDT में कौन फॉरेनर है ये प्रूव करना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि स्टेट की जिम्मेदारी थी कि वो प्रूव करे कि वो फॉरेनर है फॉरेनर ट्रिब्यूनल में, तब उसको निकाले। जबकि जो फॉरेनर्स एक्ट था और जो सिटीजनशिप एक्ट था, जो पासपोर्ट्स एक्ट था, उसमें जो प्रूव करना पड़ता था वो जो व्यक्ति पकड़ा जाता था उसके ऊपर ओनस होता था कि वो प्रूव करे कि वो भारतीय है। इसका ठीक उल्टा असम में कर दिया। तो IMDT एक्ट जो है वो तो बाद में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। IMDT एक्ट को सर्बानंद सोनोवाल जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने असम के, तो उन्होंने केस किए थे सुप्रीम कोर्ट में, सर्बानंद सोनोवाल 1, सर्बानंद सोनोवाल 2, और उन दोनों केसेस में जो IMDT एक्ट था उसको उड़ा दिया गया और ये कहा कि नहीं, ये जो भी प्रक्रिया है वो जो दूसरे एक्ट, नॉर्मल एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट वगैरह, उसी के हिसाब से संपन्न होगी, उसी के हिसाब से संपन्न होती रही। फिर बाद में NRC का आदेश किया गया। अब NRC का आदेश किया गया असम के लिए। लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि इसके होने से NRC सिंपल हो गया। अच्छा, एक बात और भी बता दूं आपको कि ये जो NRC कहते रहते हैं ना कि साहब कि NRC ले आया जाएगा, NRC ले आया जाएगा, आपको ये भी बताना आवश्यक है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का प्रावधान एक्ट 6 ऑफ 2004, यानी कि 1 जनवरी 2004 को एक एक्ट प्रोमलगेट हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2004, उसमें ये कर दिया गया था। इसको लागू किसने किया आपको पता है? इसको लागू किया 3/12/2004 को मनमोहन सिंह की सरकार ने। तो 3/12/2004 से सेक्शन 14A है सिटीजनशिप एक्ट का, उसके माध्यम से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इन सब का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, केवल रूल्स नहीं बने हैं। और रूल्स नहीं बनने के कारण ये कार्रवाई जो है वो स्थगित सी हो रखी है। 2010 में इसके ऊपर भी काम आरंभ किया गया था, लेकिन फिर बाद में ठीक से किया नहीं गया। अब कोर्ट ने यह अवश्य कहा है, उन्होंने सेक्शन 6A तो वैलिडेट कर दिया कि भैया वो जो 1971 वाला जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न है असम के संबंध में, वो वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि जो असम अकॉर्ड था, जो असम समझौता था, वो पॉलिटिकल सल्यूशन था, और ये जो अमेंडमेंट था, ये जो सेक्शन 6A था, ये लीगल सल्यूशन था। तो उसको उन्होंने वैलिडेट तो कर दिया। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने अपने निर्णय में, जिसको कि बाकी लोगों ने, जो 4 और जजेस, टोटल 4 जजेस ने उसका समर्थन किया, एक जज ने डिसेंट किया, तो जो बाकी 3 जजेस थे जिन्होंने उसका जस्टिस सूर्यकांत के निर्णय का जो समर्थन किया, वो ये है कि भाई आप केवल फॉरेनर्स एक्ट में ही नहीं, जो भी जितने भी एक्ट हैं, यहाँ और एक्ट हैं, सिटीजनशिप एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है, एनिमीज एक्ट है, इनमें जिसमें भी डिटेक्ट होता है फॉरेनर, तो उसको आप डिटेन करके और उसको डिपोर्ट करेंगे, और ये पूरे भारत में करेंगे। ये निर्देश आ गया। जैसा मैंने बताया आपको कि पहले से ही NRC का प्रावधान है, तो अब भारत सरकार के पास एक और मजबूती आ गई है, उनके हाथ मजबूत कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि वो NRC को पूरी तरह से पूरे
सक्षमता से और पूरी दृढ़ता से लागू कर सके। लागू करना चाहे तो लागू कर सकते हैं, वरना तो आपको पता है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था वो बाद में कितना बेमन से और आधे अधूरे तरीके से लागू हुआ है, इसके ऊपर हम कई सारे शो कर चुके हैं। और कैसे उसको 4 साल तक लटकाया जाता रहा ये कह के कि साहब कि अभी कोविड है, यानी पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सब जगह कोविड का समापन कर दिया गया, लेकिन CAA लागू करने के लिए अंत तक कोविड चलता रहा। और जब लागू भी हुआ तो इस तरह से हुआ कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वही वाली बात है कि अल्टीमेटली ये तो डिपेंड करेगा पॉलिटिकल विल पे, लेकिन अब हमारे आपके पास एक अस्त्र है कि इस निर्णय का हवाला देके हम फिर सरकार के ऊपर दबाव डालें कि भाई ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है इसको आप एक्टिवेट करें। प्रावधान पहले से, आपको केवल इसे एक्टिवेट करना है, तो इसे एक्टिवेट कर चलें। ये है पूरा का पूरा जो निर्णय है उसका एक पॉजिटिव पहलू है। यद्यपि जिन्होंने पिटीशन डाली थी उनको निराशा हुई होगी कि असम को पूरे देश के समकक्ष क्यों नहीं रखा जा रहा है, लेकिन बी दैट एज इट मे, इसका जो पॉजिटिव पहलू निकल के आया है उसका लाभ उठा के हम जितने भी हमारे यहाँ इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी भरे पड़े हैं उनको निकालें। ये कर्तव्य है हर भारतीय नागरिक का, भारत की सरकार का भी है और भारतीय नागरिकों का भी है। अब NRC लागू करो, यह हमारा मंत्र होना चाहिए, यही हमारा दबाव सरकार पर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।